Welcome back, Ji. Starting with new chapter, and this is income from salary. Very important head as far as income tax is concerned. There are five heads: income from salaries, income from house property, income from business and profession, income from capital gain, income from other sources. But the most important is income from salaries. और इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको याद करने वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, याद करना है आपने थोड़ी थोड़ी चीजें. तो section 15 to section 17 deals with income from salaries. Section 15 gives the scope chargeability, 16 gives deduction, 17 gives the perquisite taxability and other things. And we also deal with some sections, section 7, section 9, section 80C, 89 also, along with section 15, 16 and 17. Plus income tax rules are also considered while computation of these things. First of all, we will be doing scope chargeability. What is scope chargeability? Scope chargeability means कौन कौन सी इनकम्स हैं जो इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होती हैं. सैलरी ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. सैलरी ड्यू होनी चाहिए, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सैलरी ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. अगर रिसीव्ड है तो भी टैक्सेबल है, अगर रिसीव्ड नहीं है, ड्यू है, तो भी टैक्सेबल है. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इनकम फ्रॉम सैलरीज में पहला पॉइंट है सैलरी ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. व्हाट इज अवर प्रीवियस ईयर? अवर प्रीवियस ईयर इज फ्रॉम 1st April 21 to 31st March 2022. And the first line, salary due during the previous year, whether received or not received. हमारे previous year के total 12 months बने. On the screen we are seeing it is a period of 12 months. 11 months की salary मुझे मिल गई, 40,000 per month salary है. 11 month की salary मुझे मिल गई, 40,000 into 11, 4,40,000. 1 month की salary due है, बट इट इज नॉट रिसीव्ड. ड्यू ऑन 31st मार्च हो गई, अप्रैल में मिली या मिली ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज आल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल. एंड टोटल जो सैलरी टैक्सेबल होगी दैट विल बी 4,80,000. जो ड्यू हुई वो भी टैक्सेबल, जो रिसीव हुई वो भी टैक्सेबल. तो दोनों सैलरीज को मिलाकर जो मुझे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. दूसरा पॉइंट, एडवांस सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. मेरा प्रीवियस ईयर 1st April 21 से लेकर 31st March 22, ये 12 मंथ्स की सैलरी तो मैंने ले ली, लेकिन अप्रैल 22, मई 22 और जून 22, इन 3 महीनों की जो सैलरी है मैंने एडवांस ले ली. I taken advance for 3 months in the month of March. मतलब मार्च में मुझे 4 सैलरीज मिली, मार्च की भी मिली, अप्रैल की भी ले ली, मई की भी ले ली, जून की भी ले ली. एडवांस ले ली, एडवांस ले लिया तो इट इज आल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल. 6 लाख हो गई. 4,80,000 अपने प्रीवियस ईयर की ले ली, 3 महीने की एडवांस भी ले ली 120, तो टैक्सेबल सैलरी विल बी 6 लाख रुपीज. लेकिन अब ध्यान रखना है, जब अगले साल करेंगे 22-23 में, तो 22-23 में अब हमारी 9 मंथ्स की रहेगी, क्योंकि 3 मंथ्स की जो एडवांस थी वो पहले ही टैक्सेबल होगी. डबल टैक्सेशन नहीं है. ये जो 3 मंथ्स की 22-23 वाली की है, ये हमने 21-22 में टैक्सेबल कर ली. तो जब 21-22 में टैक्सेबल कर ली तो फिर 22-23 में नहीं लगेगी. इट इज ओनली गोइंग टू बी टैक्सेबल फॉर 9 मंथ्स 22-23. अपने प्रीवियस ईयर में 15 मंथ्स टैक्सेबल हो गया, नेक्स्ट में इट विल बी 9 मंथ्स. टोटल जो हमारा वी आर कंसर्न टू अवर प्रीवियस ईयर ओनली, तो अपने प्रीवियस ईयर में 6 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. द थर्ड लाइन of this scope chargeability says arrears of salary received during the previous year. अगर हमें कोई एरियर मिल गया, सपोज करो बोनस मिलना था, बोनस हमने 15-16 की अकाउंटिंग ईयर की फाइनल नहीं करी थी बैलेंस शीट, 15-16 की P&L बैलेंस शीट बनाए और इस साल में
21-22 में उसका बोनस इस बार बन गया, प्रॉफिट आया ज्यादा, हमने कहा जी बोनस दे दो 15-16 का। तो 15-16 में ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होना चाहिए इफ नो टैक्स्ड अर्लियर, ये कंडीशन है। इफ टैक्स्ड अर्लियर ड्यू बेसिस पे टैक्स कर लिया फिर टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है इफ इट वाज नो टैक्स्ड अर्लियर। तो ये 3 पॉइंट हमारे सैलरी की टैक्सेबिलिटी को दिखाते हैं। सॉरी, आई रिपीट, salary due during the previous year, whether received or not received, it is going to be taxable. Advance salary is received during the previous year, it is also going to be taxable. Arrears of salary received during the previous year, if not taxed earlier, ये भी going to be taxable. तो अगर हम सैलरी का टैक्सेबल बेसिस देखें तो सैलरी इनकम इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर ड्यू होगी, रिसीव बाद में हुई तो भी टैक्सेबल, या रिसीव पहले होगी ड्यू बाद में होगी तो भी टैक्सेबल। तो सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि सैलरी टैक्सेबल कब होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा हो गया स्कोप चार्जेबिलिटी, कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद सैलरी की जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या क्या चीजें जोड़नी है, क्या क्या कैसे निकालते हैं। तो एक हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया, बेसिक सैलरी लेंगे, उसमें कुछ अलाउंसेस जोड़ेंगे, कुछ परकुजिट जोड़ेंगे। परकुजिट होता है फ्रिंज बेनिफिट्स, जैसे घर दिया है, गाड़ी दी है, मेडिकल फैसिलिटी दी है, सर्वेंट दिया है, लैपटॉप दिया है, वो डिटेल में हम सीखेंगे कैसे टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है उसकी। फिर प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी मिलता है, जैसे लीव सैलरी मिल गई, फिर बोनस मिल गया, ग्रेचुटी मिल गई, कुछ ऐसी चीजें। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं कुछ, वो भी जोड़ेंगे। इसमें से लेस कर देंगे, 3 डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) की, 16(1) नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2), और तीसरा टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों माइनस कर देते हैं। तो जो हम पहुंचते हैं दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी पहुंच जाते हैं। अब जब सैलरी लिखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इट इज नॉट सैलरी, इट कैन बी समथिंग डिफरेंट। अब अगर लीगल एंगल से देखूं तो बड़ा सिंपल है बेटा इसको सोचना। अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को रखा है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर देकर रखा है, तो जब अपॉइंटमेंट लेटर देकर रखा है तो दैट एम्प्लॉय इज अवर एम्प्लॉय है, उसके साथ मेरा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। अगर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, एडहोक पे रखे हैं, पक्के नहीं रखे हुए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रखे हैं, पैसे उन्हें भी जाएंगे, लेकिन दैट इज नॉट ए टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जैसे एमपी है, एमएलए है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सब रखे, जब सबको पेमेंट आती है, जो पेमेंट आएगी वो कैसे जाएगी? पेमेंट तो जा रही है, लेकिन वो पेमेंट का जो बेसिस है वो इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, दे आर ऑलवेज कमीशनड ऑन ओथ, ओथ टेकिंग सेरेमनी करते हैं। तो जो उन्हें पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से, दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पार्टनर है, पार्टनर भी काम कर रहा है, उसे भी वहां से सैलरी मिलती है पार्टनरशिप फर्म से, तो वो भी उसकी इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर नहीं आएगा, दैट इज टैक्सेबल अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अपने हेड में ये टैक्सेबल तभी है जब हमारे पास पैसे जो हैं वो आ रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन। आईएएस है, आईएएस को सैलरी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भी सारी चीजें देती है, अलाउंसेस भी देती है, परकोजिट्स भी देती है। हाँ, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सॉरी दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास 3 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, डिटेल में चलेंगे तो 3 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक प्राइवेट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसमें उलझेंगे नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है।
सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो होता है जिसके पास 50% या उससे ज्यादा का शेयर गवर्नमेंट का है उसके कंपनी में, या स्टेचुटरी कॉरपोरेशन है, या कोई लोकल अथॉरिटी है जिसके अपने बाय लॉज होते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, कोई बैंक हो गया, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक हो गए, एलआईसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मार्कफेड हो गया, पनसेप हो गया। तो ये सारे हमारे सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इनको सेमी गवर्नमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। और तीसरा, इसके अलावा जितने एम्प्लॉयज रह गए वो सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही है मैडम, चाहे प्राइवेट कॉलेज में है, चाहे एयरटेल के साथ काम कर रहे हो, चाहे टाटा के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप रिलायंस के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो किसी के पास, चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे गोडाउन में काम कर रहे हो, चाहे शोरूम में काम कर रहे हो, यू विल बी रिगार्डेड एज प्राइवेट एम्प्लॉय। और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अलग, वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे अलग हो जाते हैं सारी चीजें। अब मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्ट ने हमें इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है। सैलरी इंक्लूड सेक्शन 15 का ये हमारे पास रूल है। वेजेस आएंगी, एन्युटी और पेंशन आएगा। पेंशन होता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, विल डिस्कस देम इन डिटेल इन द चैप्टर। ग्रेचुटी, ये भी रिटायरमेंट पे मिलेगी। फीस, कमीशन, परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू सैलरी, एडवांस सैलरी, any amount received by employee in period of leave, leave encashment, annual accretion, transferred balance, contribution made by central government to the account of an employee under pension scheme referred under section 80 CCD। तो ये सारी हमारी सैलरी की डेफिनेशन में है, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। ये आ गया। नाउ विल बी डिस्कसिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी कैसे डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ गोइंग टू शेयर हूँ कि कैसे हम इसकी टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहले है बेसिक पे, वेजेस और सैलरी। इट इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय है। अगर उसे बेसिक सैलरी मिल रही है, से 40,000 पर मंथ है उसकी बेसिक सैलरी, तो 40,000 बेसिक सैलरी उसे मिल रही है, तो 40,000 पर मंथ है। 40,000 इंटू 11, 11 इसलिए, सॉरी इंटू 12 इसलिए क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर में 12 मंथ्स हैं, 1 अप्रैल। हाँ, अगर उसने ज्वाइन लेट किया है, जैसे उसने ज्वाइन ही 1 अगस्त को किया है 2021 को, तो फिर उतने मंथ्स कम कर लेने हैं। अगर बीच में छोड़ गया है तो भी नंबर ऑफ मंथ्स कम कर लेने हैं। अगर कुछ नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं, क्योंकि 12 से ही मल्टीप्लाई करना हमारा पूरे साल की हमने सैलरी निकालनी है, क्योंकि हम वी आर कैलकुलेटिंग सैलरी फॉर अवर प्रीवियस ईयर। और हमारा प्रीवियस ईयर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक है। तो मैं जो सैलरी निकाल रहा हूँ इसी पीरियड की निकाल रहा हूँ, एंड इट इज ए कंप्लीट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 4,80,000 मेरी ये सैलरी इनकम आ गई। अब अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ ड्यूरिंग द ईयर, तो मुझे पेंशन मिलने लग जाएगी। तो जो वो पेंशन मिलेगी वो भी फुली टैक्सेबल टू वो। सिर्फ इतना ही फर्क है, रिटायरमेंट से जो पहले मिल रही है वो सैलरी, रिटायरमेंट के जो बाद मिल रही है वो पेंशन। उसको पेंशन भी कह सकते हो, उसको एन्युटी भी कह सकते हो, उसको अनकम्यूटेड पेंशन भी कह सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। फिर इसके बाद आ गया बोनस। बोनस इज दो तरह का बोनस होता है, स्टैट्यूटरी बोनस भी और ग्रेटुअस बोनस भी। बोथ आर गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। स्टैट्यूटरी होता है जो एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी हमारी लेबर कंट्रैक्ट है, जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें लिखा है कि आपको बोनस देंगे ही देंगे। तो अगर ऐसे लिखा है बोनस देंगे ही देंगे, तो इट इज गोइंग टू बी स्टैट्यूटरी बोनस। और ग्रेचुअस बोनस उसकी मर्जी है, गिफ्ट की तरह है, जब चाहे कंपनी दे सकती है, जब कंपनी नहीं देना चाहती तो नहीं देती। इसके बाद हमारे पास आ गया कमीशन। कमीशन, सारी तरह के कमीशन फुली टैक्सेबल है, और फुली टैक्सेबल है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है। पर कमीशन कैसे होते हैं,
जैसे बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर को टारगेट दिया गया भी इतने एफडी करा के लेके आनी है, इतने की एफडी कराएगा तो इतने का बोनस देंगे, कमीशन देंगे, तो हर एक को कमीशन दिया। तो कमीशन ऑन सेल भी हो सकता है, कमीशन ऑन प्रॉफिट भी हो सकता है भी। अगर तेरी ब्रांच से प्रॉफिट आएगा तो तेरे को कमीशन देंगे 0.01% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम योर ब्रांच। तीसरा, कमीशन ऑन परचेज भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कमीशन, इट इज गोइंग टू टैक्सेबल टू ऑल। फिर एडवांस सैलरी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, अपने 12 मंथ्स की तो सैलरी ले ली, 3 मंथ्स की एडवांस ले ली, तो इट इज आल्सो गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। देन इट कम्स एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी मींस जो पिछले कोई एरियर मिल गए, बट इसके साथ कंडीशन है, इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर। ये ना हो कि पहले टैक्स लगा हो, अगर पहले टैक्स लगा हुआ है फिर इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये तभी टैक्सेबल है इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर। अगर पहले टैक्स लग गया फिर नहीं लगाना, वो लिखा होता है क्वेश्चन में, अगर नहीं लिखा तो हम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेंगे कि एरियर्स ही हैं, टैक्सेबल ही होंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 7A, ये एनुअल एक्रीशन है। एनुअल एक्रीशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हर साल कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट होगा। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये सिर्फ प्राइवेट एम्प्लॉयज को लगता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कैसे सारा सिस्टम होता है, पहले सारे में बता रहा हूँ सबके लिए। प्रोविडेंट फंड कैसे चलता है? प्रोविडेंट फंड के दो हिस्से होते हैं बेसिकली, एक हिस्सा एम्प्लॉयर डालता है, एक हिस्सा एम्प्लॉय डालता है। जो मैं डाल रहा हूँ, एम्प्लॉय डाल रहा है, वो तो बेसिक सैलरी में से डाल रहा है। अब ये बेसिक सैलरी है, इसमें से डालूंगा मैं। लेकिन जो एम्प्लॉयर डाल रहा है वो एक्स्ट्रा डाल रहा है मेरी सैलरी में, कॉस्ट टू कंपनी में जुड़ेगा ये। कहीं यहां से बेनिफिट ना दे जे प्राइवेट एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट तो कभी एक्स्ट्रा नहीं डालती, गवर्नमेंट अपनी लिमिट में डालती है, जो उसकी स्टैट्यूटरी लिमिट्स हैं उसके अंदर अंदर डालती है। कहीं एम्प्लॉय को इधर से एम्प्लॉयर बेनिफिट ना दे दे कि भाई चलो तेरे को सैलरी कम कर देते हैं, तेरा टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन तेरे पीएफ में ज्यादा डाले करेंगे, पीएफ तो उसी का ही है, एम्प्लॉय का ही है। तो एक्ट ने लिमिट डाल दिया इसके ऊपर कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं जमा करा सकते। कितना? जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है उसमें से -12% ऑफ सैलरी वन। अब ये सैलरी वन हमने बनाई, सैलरी वन एक्ट में नहीं लिखी, वहां पर तो हर जगह लिखा है सैलरी मींस, सैलरी हेयर मींस। तो सैलरी वन इसलिए बनानी पड़ी बेटा क्योंकि सैलरी वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको ऐसे समझना है कि सैलरी वन के बिना सैलरी हो ही नहीं सकता चैप्टर। सैलरी वन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। व्हाट आर द थ्री थिंग्स? बेसिक सैलरी प्लस डीए व्हेन एंटर्स इनटू पे, डीए लिखा होएगा डियरनेस अलाउंस, डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस डीए व्हेन एंटर्स इनटू पे फॉर रिटायरमेंट पर्पसेस, ये लिखिए। देन कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर टू बी अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। और अगर हम इसको सैलरी वन को सिंपली कर लें, हर जगह सैलरी वन चाहिए, तो मैं आपके लिए सैलरी वन थोड़ा सा छोटा करके बताता हूं आपको। बेसिक सैलरी प्लस डीए एंटर्स वाला लिखा होएगा, डीए एंटर्स प्लस कमीशन ऑन सेल्स शॉर्टकट में। इन तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम सैलरी वन कहते हैं। बेसिक सैलरी प्लस डीए व्हेन एंटर्स इनटू पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, इन तीनों को जोड़कर जो हमारे पास अमाउंट आएगा दैट इज टू बी रिगार्डेड एज सैलरी वन। और ये हमने उसमें से माइनस करनी है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए ये रूल है जो हमने किया। और ये सिर्फ आरपीएफ, आरपीएफ स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के लिए दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो आरपीएफ में पैसा जमा कराएगा, आरपीएफ स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या आएगा यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो यूआरपीएफ इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, अनरिकॉग्नाइज्ड ओनली ट्रीटमेंट टू आरपीएफ है। यूआरपीएफ की जो ट्रीटमेंट है वो आगे सीखेंगे, यहां पर इतना ही सीखेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ लेनी है। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आप देख रहे हैं वो दी होगी क्वेश्चन में। सपोज करो कहता है एम्प्लॉयर करा रहा है 6,000 पर मंथ, तो 6,000 पर मंथ ये हो गया बेटा 72,000। इसमें से माइनस कर देंगे 12% ऑफ सैलरी वन से
12% निकाल लेते हैं, 50,000 है सैलरी वन, जो भी होएगा, यह 5 लाख है, 5 लाख का 12%, इट विल बी 60,000। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो टैक्सेबल है, 12,000 रुपये टैक्सेबल लिख देंगे। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो फिर नथिंग इज टैक्सेबल। इफ इट कम्स पॉजिटिव वैल्यू देन ओनली इट इज टैक्सेबल। अगर ये 84 आ जाए, 72 माइनस 84 नेगेटिव आ जाएगा, फिर हमने बाहर कुछ नहीं लिखना, बाहर जीरो लिखना है या नील लिखना है। और दूसरा बटा पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट भी ज्यादा ना दे दे, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल। 9.5% तक तो इंटरेस्ट दे सकता है, लेकिन अगर 9.5% से 1.1% भी एक्स्ट्रा है, जिसको हम 10 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लिखा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट लिखे होएगा क्वेश्चन में, ऐसे लाइन लिखी होगी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ at the rate of 13% is rupees 13,000। तो आपने टैक्सेबल कैसे निकालना है, मैं आपको बता रहा हूं। जितना इंटरेस्ट दिया है उसको ऊपर लिखें एज ए न्यूमरेटर, जिस रेट से इंटरेस्ट जा रहा है उससे डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर 13, जितना ये 9.5 से एक्सीड करता है उससे मल्टीप्लाई कर दें, 3.5, 13 माइनस 9.5, इट विल बी 3,500 विल बी टैक्सेबल। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा और डिटेल में, तो इसी को हम बदल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल देते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी को और समझने के लिए। अब आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज 16% एट रुपीज 96,000। तो 96,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ है पूरे साल का, डिवाइडेड बाय जिस रेट से इंटरेस्ट दिया 16 इंटू 6.5। तो ये हमने कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर दिया, और कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा उसको हमने लिख देना है बाहर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000 इंटू 6.5, इट विल बी 39,000। टैक्सेबल अमाउंट इज 39,000। तो ये हमारा ऐसे करना है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये जब आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है। ये 7 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। आई रिपीट अगेन, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, पेंशन और एन्युटी फुली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, बोनस दोनों तरह के, चाहे स्टैट्यूटरी हो चाहे ग्रेट्युटोरियस हो, बोथ आर गोइंग टू बी टैक्सेबल, commission any type it is going to be fully taxable, advance salary it is also fully taxable to all employees, arrears of salary it is also going to be fully taxable to all employees, employers contribution to rpf minus 12% of salary one, it is going to be, अगर पॉजिटिव आएगी तो टैक्सेबल, अगर नेगेटिव आएगी तो निल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% है, तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। और अगर 9.5 से 9.25 है या 9.5 ही है तो नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। टैक्सेबल तभी होगा इफ इट एक्सीड्स 9.5%। अप टू 9.5% देर इज नो ट्रीटमेंट, यू हैव टू इग्नोर इट। लिख सकते हो बट करना कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।